Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and channel. जेनेटिक्स की व्याख्यानमाला के तहत पूर्व में मेंडेलियन जेनेटिक्स पे, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस पे, जीन म्यूटेशंस पे, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स आदि टॉपिक्स पर व्याख्यान डिलीवर हो चुके हैं और इनके वीडियो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में म्यूटेशन की जो बेसिक टाइप्स है, आज का जो टॉपिक है डिटेल में नहीं है, लेकिन म्यूटेशन की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है, उनका मीनिंग क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो बहुत ही एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी टाइप का यह व्याख्यान रहेगा और मैं इस पे आपसे चर्चा करूंगा। सो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक बेसिक टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशंस को कई बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। इनकी सेल की टाइप की बेसिस पे, लोकेशन की बेसिस पे, फॉरवर्डनेस बैकवर्डनेस की बेसिस पे, इनकी जो म्यूटेशन का इफेक्ट है उनकी बेसिस पे। तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट टाइप इज सोमेटिक म्यूटेशन। सोमेटिक म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जो बॉडी की कई कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स और ये म्यूटेशन हेरिटेबल नहीं होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये प्रोपेगेट नहीं होता है, वंशागत नहीं होता है और प्राणी की मृत्यु के साथ ये समाप्त हो जाता है। अब सपोज जैसे ये मेरा फेस है, यहाँ पर जैसे तिल है, ये अब ये कोई अब ये तिल तिल है, ये एक तरह का एक सोमेटिक फीचर है और कोई जरूरी नहीं कि मेरे बच्चों के भी यहाँ पर ठोड़ी पे तिल हो। तो इट इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन and it diminished along with the death of that organism. Second type is germinal mutation. जर्मिनल म्यूटेशन वो होता है जो जर्म सेल्स में पाया जाता है। अपनी बॉडी में दो तरह की सेल्स पाई जाती है, एक तो सोमेटिक सेल्स, एक जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल होती है, इससे पूरी बॉडी बनती है और जर्म सेल जो होती है ये टेस्टिस और ओवरी में पाई जाती है। टेस्टिस में इनको स्पर्मेटोगोनिया के रूप में और ओवरी में ऊगोनिया के रूप में जाना जाता है। हाँ, इन कोशिकाओं से अल्टीमेटली गैमेट्स बनते हैं और गैमेट के फ्यूजन से फिर जाइगोट बनता है और पूरे एनिमल की फॉर्मेशन होती है। इट इज हेरिडेट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इवन आफ्टर द डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। और प्राणी की यदि मृत्यु भी हो जाए उसके बाद में इन लक्षणों की वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। तो फर्स्ट टाइप सोमेटिक म्यूटेशन विच टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल म्यूटेशन विच टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स। नेक्स्ट टाइप इज गैमेटिक म्यूटेशन। ये म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जो गैमेट्स में यानी शुक्राणु और अंडाणु के अंदर यह संपन्न होता है। इट इज ऑल्सो हेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इवन आफ्टर डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। और गैमेट के अंदर भी म्यूटेशन है तो ये भी हेरिडिटी प्रकार का होता है। जाइगोटिक म्यूटेशन, इस प्रकार का म्यूटेशन जाइगोट के अंदर यानी फर्टिलाइज ओवम के अंदर संपादित होता है। This type mutation takes place in zygotes or fertilized ovum. It is not herited from generation to generation. ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट नहीं होता है, लेकिन अब जाइगोट के अंदर कौन से एरिया के अंदर म्यूटेशन हुआ है, कौन से क्रोमोसोम में म्यूटेशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो संतति बनती है उसके अंदर सिंड्रोम के फीचर्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। सो जाइगोटिक म्यूटेशन इज दैट म्यूटेशन which takes place in zygote and it is not herited from generation to generation, but it creates various types of syndromic features. Next type is dominant mutation. Dominant mutation वो म्यूटेशन होता है जिसमें डोमिनेंट जीन्स की उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेटेरोजाइगस टोर। अब मान लो इसमें स्मॉल टी एलील जो रिसेसिव एलील है ये डोमिनेंट म्यूटेशंस में कन्वर्ट हो जाए तो ये कैपिटल टी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी डोमिनेंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जिसके अंदर डोमिनेंट एलील की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो हेटेरोजाइगस जो कंडीशन थी ये होमोजाइगस कंडीशंस में परिवर्तित हो गई। हालांकि इसमें फिनोटाइप में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हेटेरोजाइगस टाल है ये भी लंबा है, होमोजाइगस टाल है ये भी लंबा है।
ये एग्जांपल आप देखो, जैसे होमोजाइगस रिसेसिव को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मान लो इसमें एक एलील के अंदर डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ और कैपिटल टी एलील बन गया, तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जो थी ये हिट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर स्मॉल टी एलील कैपिटल टी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए डोमिनेंट टाइप का म्यूटेशन है। नेक्स्ट वन इज रिसेसिव म्यूटेशन। रिसेसिव म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जिसके द्वारा रिसेसिव एलील्स का निर्माण होता है। Recessive mutation is that mutation by which recessive genes or alleles are produced. It expresses itself in homozygous stage. और अप्रभावी उत्परिवर्तन जो होता है ये समयुग्मज अवस्था में ही प्रकट होता है। इन नेचर 90% म्यूटेशंस फॉल्स इन दिस कैटेगरी। और प्रकृति में होने वाले 90% जो म्यूटेशन है वो रिसेसिव प्रकार के होते हैं। और इसके दो एग्जांपल, जैसे ये हिट्रोजाइगस टॉल कंडीशन है। अब इसमें वाली डोमिनेंट टी एलील है, इसमें रिसेसिव म्यूटेशन हुआ और रिसेसिव एलील बना, तो हेटेरोजाइगस टॉल कंडीशन आप देख रहे हो होमोजाइगस ड्वार्फ कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह ये होमोजाइगस टॉल कंडीशन रिसेसिव म्यूटेशन के द्वारा हेटेरोजाइगस टॉल कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन रिसेसिव जो एलील होते हैं ये सिंगल डोज में अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है, लेकिन डबल डोज में होने पर यानी होमोजाइगस कंडीशन होने पर ये अपना लक्षण जो होते हैं ये प्रकट करते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं क्रोमोसोम्स दिखाए हैं इसमें। अब मान लीजिए रिसेसिव जीन यदि सिंगल डोज में है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो कोई डिजीज के लक्षण यहाँ पर प्रकट नहीं हो रहे हैं। लेकिन यही रिसेसिव जीन यदि होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये डिजीज के लक्षण यहाँ पर प्रकट होते हैं। नेक्स्ट इज रिवर्स म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन में क्या होगा? इन दिस म्यूटेशन म्यूटेटेड जीन्स अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो रिवर्स म्यूटेशन या प्रति म्यूटेशन वो उत्परिवर्तन होता है जिसमें कोई जीन उत्परिवर्तन द्वारा वापिस अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। इन दिस म्यूटेंट एलील कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल एलील और वाइल्ड एलील। अपनी बॉडी में दो तरह के लक्षण होते हैं, दो तरह के एलील्स होते हैं। सामान्य लक्षण जो होता है उसको जंगली लक्षण भी बोलते हैं, और दूसरा जो लक्षण है वो म्यूटेंट कैरेक्टर्स होता है। तो नॉर्मल कैरेक्टर्स म्यूटेंट कैरेक्टर या वाइल्ड कैरेक्टर म्यूटेंट कैरेक्टर। इस एग्जांपल में आप देख रहे हो जैसे कैपिटल ए एलील म्यूटेशन के द्वारा ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल डी एलील डी पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अपनी बॉडी में बैक म्यूटेशंस भी होते रहते हैं, और बैक म्यूटेशन जब होता है तो जीन अपनी वास्तविक जो पैतृक स्थिति जो थी, उनकी जो पेरेंटल पोजीशन थी, इनकी जो एक्चुअल स्थिति थी उसके अंदर ये वापस ये कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है लीथल म्यूटेशन। लीथल का अर्थ है घातक। इस प्रकार के म्यूटेशन में क्या होगा? इस तरह के बॉडी में फिनोटिपिक लक्षण समझ जाते हैं कि प्राणी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता है और अंत में उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे मुर्गियों में क्रीपर जीन जो होता है। अब क्रीपर जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में हो, उस केस में मुर्गे सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी कुछ ही दिनों में डेथ हो जाती है। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन जब होती है उसमें ये कैरियर का काम करते हैं। ये इस फिगर में आप देख रहे हो, ये मुर्गे में क्रीपर जीन का जैसे इफेक्ट इसमें दिखाया है। अब मुर्गा है तो फुल बॉडी लेंथ है इसकी, लेकिन इसकी टांगे आप देख रहे हो कबूतर की जैसी है। कबूतर में जैसे टांगे होती है उतनी छोटी टांगे हैं इसमें, जबकि मुर्गों में सामान्यतः क्या है ये 1.25 फीट 1.5 फीट की टांगे होती है। अब ये मुर्गे छोटी टांगों के कारण क्या होता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, आराम से चल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, और अंत में इनकी थोड़े समय के बाद में इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो घातक उत्परिवर्तन वो उत्परिवर्तन है जिसमें प्राणी की सर्वाइवलनेस कम हो जाती है, प्राणी की उत्तरजीविता कम हो जाती है, और अंत में उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से। नेक्स्ट वर्जन इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है, सच म्यूटेशन अकर्स नेचुरली विदाउट एनी प्रायर रीजन। इस प्रकार के जो उत्परिवर्तन होते हैं अचानक होते हैं, बिना किसी कारण के होते हैं, और अधिकांश म्यूटेशन है वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनको तात्क्षणिक म्यूटेशंस का नाम दिया जाता है। इसके जो और सिलियंट फीचर्स है इसमें, ए म्यूटेशन दैट अराइजेज नेचुरली एंड नॉट एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू म्यूटेशंस। इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन होगा ये प्राकृतिक रूप से होता है और बिना किसी म्यूटेशंस के
उद्भाषण के होता है। इट अकर्स ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, यह उत्परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से होता है। दिस म्यूटेशन अकर ड्यू टू एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, यह म्यूटेशन डीएनए रेप्लिकेशन में त्रुटि होने के कारण होता है। स्पॉन्टेनियस लेसन्स लाइक ड्यूपुरिनेशन, डीएमिनेशन एंड ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स, इसके अंदर जो है ड्यूपुरिनेशन की घटना है, डीएमिनेशन की घटना है, और इस तरह की जब घटना होती है तो जीन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर शिफ्टिंग होती है, एबनॉर्मल टाइप की बॉन्डिंग होती है। नॉर्मली मान लिया एडिनिन थाइमिन से बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब इस तरह परिघटनाएं होती है तो इसके अंदर अब नॉर्मल बॉन्डिंग भी स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस म्यूटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉरवर्ड जेनेटिक्स। और प्रकृति में होने वाले अधिकांश जो उत्परिवर्तन है वो स्पॉन्टेनियस प्रकार के होते हैं, तात्क्षणिक टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। सच म्यूटेशन अकर्स बाय द एक्शन ऑफ सम म्यूटाजेनिक एजेंट्स। इस प्रकार के जो उत्परिवर्तन है ये विभिन्न म्यूटाजेनिक एजेंट्स के कारण उत्पन्न होते हैं। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड एज म्यूटेशंस। इन कार को उत्परिवर्तनजन या म्यूटेशंस का नाम दिया जाता है। इसके और जो सैलिएंट फीचर्स हैं उसमें ए म्यूटेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटमेंट with a physical or chemical agent that affects the deoxyribonucleic acid molecules of a living organism. It occurs due to mutations from the environment. ये म्यूटेशन एनवायरमेंट में पाए जाने वाले म्यूटाजेनिक एजेंट्स के कारण होता है। इट अकर ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेस एनालॉग, बेस मिसपेयरिंग एंड बेस डैमेज। ये म्यूटेशन क्षार समरूप जो होते हैं, यानी नाइट्रोजन बेस के डुप्लीकेट मॉलिक्यूल्स एनालॉग या बेस मिसपेयरिंग के कारण यह संपन्न होता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन रिवर्स जेनेटिक्स, क्योंकि फॉरवर्ड जेनेटिक्स है यानी फॉरवर्ड म्यूटेशन, रिवर्स जेनेटिक्स मीन्स रिवर्स म्यूटेशंस। नेक्स्ट वन इज मैक्रोम्यूटेशन। मैक्रोम्यूटेशन, इस प्रकार के म्यूटेशन में क्या होगा, उत्परिवर्तन का प्रभाव जो होता है वो बहुत व्यापक स्तर पर होता है, और इसमें फिनोटिपिक लक्षण जो होते हैं वो हाईज क्वांटिटी में बनते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, लार्ज अमाउंट में बनते हैं, और इसकी अभिव्यक्ति जो है पूर्णतः स्पष्ट होती है। दिस म्यूटेशन इज ओलिगोजेनिक इन नेचर एंड कैन बी इजीली सिलेक्टेड इन M2 जनरेशन। इस फिगर में आप देख रहे हो, ये जैसे टेट्रापोड दिखा है, इसमें बॉडी तो इसकी एक ही है लेकिन इसके अंदर जो हेड है वो दो बन गए। अब दो हेड बन गए तो ये एक्सिस डेवलपमेंट है, एक्सिस डेवलपमेंट है तो ये एक प्रकार के मैक्रोम्यूटेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज माइक्रोम्यूटेशन। माइक्रोम्यूटेशन में क्या होगा, व्हेन इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन टेक्स प्लेस एट माइन्यूट स्केल, जब उत्परिवर्तन का प्रभाव बहुत सूक्ष्म स्तर पर हो तो इन उत्परिवर्तनों को माइक्रोम्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। ये म्यूटेशन पॉलीजेनिक प्रकृति के होते हैं, सिलेक्शन डिलेड टिल M3 जनरेशंस, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ये जैसे सैलामेंडर का जो लार्वा होता है, एक्सोलोटल लार्वा। माइक्रोम्यूटेशन with extensive or important phenotypic results, the salamanders start life as tadpole-like larvae, as do other salamanders. Axolotl, however, never grow up, does not sprout mature eggs, and keep its gills remain aquatic existence. Injection of a hormone enables maturity and to live on land, so that one mutation can and does create major changes. अब ये एक्सोलोटल लार्वा है, इसके अंदर लार्वल करेक्टर है वो बने रहते हैं, लार्वल करेक्टर रिटेंशन में रहते हैं, और ये लार्वा फिर अगले वर्ष जब इसके अंदर थायराइड ग्लैंड डेवलप हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तब इसके अंदर म्यूटेशन होता है। तो इस प्रकार का सूक्ष्म स्तर पर जो उत्परिवर्तन होता है उसको माइक्रोम्यूटेशन नाम से जाना जाता है, और इस म्यूटेशन में लक्षणों की जो अभिव्यक्ति है बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती है। फिनोटाइपिक इफेक्ट तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है। इन दोनों में जैसे डिफरेंस दिखाया इसमें, इन माइक्रोम्यूटेशन प्रोड्यूस ए स्मॉल फिनोटाइपिक इफेक्ट, बट इन मैक्रोम्यूटेशन it produces a large phenotypic effect. Macromutations are polygenic in nature, while macromutations are oligogenic in nature.
Macromutation cannot be identified on individual plant basis, but macromutation easily identify on individual plant basis. Micromutation selection delays till M3 generation, but in macromutation can be easily selected in M2 generation. So these are some basic difference between micromutation and macromutation. नेक्स्ट वन इज पॉइंट म्यूटेशन, इसको बिंदु उत्परिवर्तन भी बोलते हैं, और इस प्रकार के म्यूटेशन अपनी बॉडी के अंदर होते रहते हैं। यहाँ पर एक जैसे ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिखा है, सपोज डीएनए में नाइट्रोजन बेस है एडेनिन थाइमिन ग्वानिन। अब इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसमें सीक्वेंस हो जाएगी यूरेसिल एडेनिन साइटोसिन, और यूरेसिल एडेनिन साइटोसिन जो है ये टायरोसिन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक मॉडल के रूप में एग्जांपल दिया है। अब इस डीएनए में इन 3 बेस में जो पॉसिबिलिटी है म्यूटेशंस की, पहली पॉसिबिलिटी में जैसे ये ग्वानिन है और ग्वानिन में म्यूटेशन हुआ तो उसके स्थान पर मान लिया एडेनिन आ गया सपोज। अब एडेनिन आ गया तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन से जो कोडॉन बनेगा वो उसका होगा यूएयू। अब यहाँ पर यूएयू ये भी टायरोसिन को रिप्रेजेंट करता है, पहले यूएसी ये भी टायरोसिन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस प्रकार के म्यूटेशन में आप देख रहे हो पहले भी टायरोसिन था और आफ्टर म्यूटेशन भी टायरोसिन का ही इंडिकेशन हो रहा है, यानी प्रोटीन में एमिनो अम्ल का प्रकार नहीं बदल रहा है और इनका कोई घातक प्रभाव ही नहीं होता है। और इस प्रकार के जो म्यूटेशन होते हैं उनको साइलेंट म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। हाँ, अब इसका जो सेकंड जो केस है इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर ग्वानिन के स्थान पर साइटोसिन आ गया, यानी प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन रिप्लेस हो गया। अब साइटोसिन आ गया तो इसका जो कोडॉन बनेगा वो होगा यूएजी, और यूएजी जो होता है ये टर्मिनेशन कोडॉन है, नॉनसेंस कोडॉन है। अब जिस म्यूटेशंस के द्वारा टर्मिनेशन कोडॉन की यदि फॉर्मेशन हो तो उस म्यूटेशन को नॉनसेंस म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो साइलेंट म्यूटेशन है ये भी एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है, ये जो नॉनसेंस म्यूटेशन है ये भी एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है। और तीसरे केस में आप देख रहे हो इसके अंदर जो एडेनिन था, एडेनिन के स्थान पर यहाँ पर ग्वानिन आ गया सपोज, यानी प्यूरिन है वो प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है, और प्यूरिन जब प्यूरिन से रिप्लेस होता है तो उनको ट्रांजिशन म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। प्यूरिन जब पिरिमिडिन से रिप्लेस होता है तो इसको ट्रांसवर्जन के नाम से जाना जाता है। अब इससे से ट्रांसक्रिप्शन से जो कोड बनेगा ये कोड है यहाँ पर CAC, और CAC जो है वो हिस्टीडीन को रिप्रेजेंट करता है। अब पहले नॉर्मल प्रोटीन जो था उसके अंदर टायरोसिन एमिनो एसिड बन रहा था, अब टायरोसिन के स्थान पर हिस्टीडीन एमिनो एसिड आ रहा है, और किसी भी प्रोटीन में कोई भी एक एमिनो यदि परिवर्तित हो जाता है उस प्रोटीन की सारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, फंक्शनल प्रॉपर्टीज, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज, सारे उसके जो गुणधर्म है वो चेंज हो जाते हैं। और आपने जैसे ये एनीमिया का एग्जांपल देखा होगा, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर केवल वैलिन एमिनो एसिड है वो रिप्लेस होता है, और वैलिन आते ही उस प्रोटीन की फंक्शनल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आरबीसी की आकृति जो सर्कुलर थी है वो हसली के आकार की या अर्धचंद्राकार हो जाती है। तो एक सिंगल नाइट्रोजन बेस के चेंज होने से कितने ड्रास्टिक जो परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का अर्थ है कि गुणसूत्रों में जीन की संख्या और व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन, यानी चेंजेज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम म्यूटेशन। और क्रोमोसोम म्यूटेशन मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं, डिलीशन टाइप के, डुप्लीकेशन टाइप के, इन्वर्जन टाइप के, ट्रांसलोकेशन टाइप के। डिलीशन के अंदर जीन की संख्या में कमी आ जाती है, डुप्लीकेशन में जीन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इन्वर्जन में जीन की संख्या तो वही रहती है लेकिन सीक्वेंस उल्टी हो जाती है, और ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होता है, समजात गुणसूत्रों के बीच में नहीं होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। इसका एक एग्जांपल आपने जैसे सुना होगा रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन। रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है उसके जीन शिफ्ट होकर 14 नंबर के क्रोमोसोम पे लग जाते हैं। अब इस बच्चे में क्रोमोसोम तो 46 ही है लेकिन फिर भी इसमें डाउन सिंड्रोम के लक्षण जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और इस
क्रोमोसोम म्यूटेशन पे एक व्याख्यान में पहले मैं दे चुका हूँ, और इसका डिटेल वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे आप दे सकते हैं, जहाँ पर बहुत काफ़ी डिटेल में ये व्याख्यान अकेले 2 वॉल्यूम में हमने पब्लिश किया है। वॉल्यूम फर्स्ट में डिलीशन डुप्लीकेशन, और वॉल्यूम सेकेंड में इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट इज ये बायोकेमिकल म्यूटेशन। अब बायोकेमिकल म्यूटेशन में क्या होगा कि कई बार अपनी बॉडी में पर्टिकुलर एंजाइम्स नहीं बन पाते हैं, और कोई एंजाइम जब नहीं बनता है तो उस एंजाइम से संपादित होने वाली उपापचय क्रिया है वो संपादित नहीं होती है, और इसके दुष्परिणाम इनबॉर्न एरर्स के रूप में अपने को देखने को मिलते हैं। तो मनुष्य में लगभग 160 से भी ज्यादा उपापचय के जन्मजात रोग, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो पाई जाती है। और सबसे पहले गैरोड नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, उस पुस्तक का टाइटल भी यही था, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। और गैरोड को इस कार्य के लिए, इस वर्क के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसमें कुछ जन्मजात रोग दे रखे हैं, उपापचय जन्मजात रोग, जैसे सिस्टीन्यूरिया, हिस्टिडीनेमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, मिथाइल मेलानिन कोएंजाइम म्यूटेज डिफिशियंसी, एल्बिनिज्म है। ये अपनी स्किन में मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता है। मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता है तो अपनी स्किन है वो अंग्रेजों की तरह एकदम एल्बिनो टाइप की हो जाती है। और इसके अलावा और भी काफ़ी डिजीज है इसमें, है, जैसे होमोसिस्टिन्यूरिया है, एल्कोप्टोन्यूरिया है, मेपल सिल्व सिंड्रोम है, जैसे सिस्टीथायोन्यूरिया है, सिस्टिनोसिस है। इसके अलावा हर्लर सिंड्रोम है, हंटर सिंड्रोम है, सैनफिलिपो सिंड्रोम्स हैं। तो काफ़ी संख्या में ये उपापचय के जन्मजात रोग अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं, और इसके पीछे मेन रीजन है वो एंजाइम का प्रोडक्शंस नहीं होना। और एंजाइम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसके मेन कारण हो सकता है कि जीन निष्क्रिय हो, या जीन एब्सेंट हो, या जीन में कोई म्यूटेशन हो गया, उसके कारण वो प्रॉपर प्रोटीन की सीक्वेंस जो है वो बन नहीं पाती है। इसके अलावा और भी रीजन इसमें हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल मुख्य मुख्य टाइप्स हैं म्यूटेशंस की, और इसके बाद में इनके डिटेल एस्पेक्ट है वो मैं नेक्स्ट व्याख्यान में आपसे शेयर करूंगा। और आपने इस व्याख्यान को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। और फिर भी आपके कोई समस्या हो, समाधान, किसी तरह कोई क्वेश्चंस हो, तो आप निसंकोच पोर्टल के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से आप संपर्क कर सकते हैं, और पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, दूरभाष के द्वारा, ईमेल के द्वारा आप अपनी क्वेरी भेजें, और आपके सभी क्वेश्चनों का संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ एक बार पुनः थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे।